हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो चलो, हम लोग क्लास 12th में चैप्टर पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे पोर्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक चैप्टर में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा 4th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, अब तक हमने पढ़ लिया क्या, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पूरा हमने पढ़ लिया। 1 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये चैप्टर्स हमारे, ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हमें पता करना है, क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना है। ये जो हम बोलते हैं जीन्स में वेरिएशंस आते हैं, जीन्स से वेरिएशंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, ये सब कैसे वेरिएशंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये थ्योरी है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं। ये जो थ्योरी है, इसको दिया था सटन एंड बोवेरी ने। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, सटन और बोवेरी। इन्होंने ये थ्योरी दिया था। अब देखो, थ्योरी आया, उसके पहले हमें थोड़ा सा जानना है कि मेंडल जो भी काम करके गए थे, मेंडल का वर्क बहुत टाइम तक पब्लिश नहीं हुआ था, बहुत टाइम तक पब्लिसाइज्ड नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मेंडल क्या करके गए हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल के वर्क को बहुत लोग जानते नहीं थे, उसके बहुत सारे रीजंस थे। तो उन रीजंस को पहले पढ़ते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एक्चुअली बताया क्या गया है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेंडल का जो वर्क था, उसमें किस वजह से मेंडल के वर्क को बहुत टाइम तक पब्लिक आइज़ में नहीं आया था, पब्लिक को पता नहीं चला, लोगों को पता नहीं चला कि मेंडल क्या काम करके गए थे। तो देखो, मेंडल के वर्क क्या हुई थी कि मेंडल जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल मैथ्स का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, मेंडल मैथ्स का यूज़ कर रहे थे। तो यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ बायोलॉजी। ये जेनेटिक्स जो पार्ट है वो बायोलॉजी का पार्ट है। तो बायोलॉजी की थ्योरी को, बायोलॉजी में कैसी चीज़ें चल रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने मैथ्स का यूज़ किया। अब मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो सबसे स्टार्टिंग लेक्चर था, उसमें ये बताया था कि बहुत वहाँ उस टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट को ये चीज़ समझ में ही नहीं आया कि भाई बायोलॉजी और मैथ्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। और मेंडल को उन्होंने बोला, भाई तुम बायोलॉजी की चीज़ों को मैथ्स यूज़ करके एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया था। तो यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ बायोलॉजी, एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये भी था कि मेंडल जिस टाइम पर काम कर रहे थे, उस टाइम पर कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं हुआ करता था। जैसे आज के टाइम हम कुछ भी, अगर हमें कुछ भी पब्लिसाइज़ करना हो, तुरंत वायरल करना हुआ, रील्स बना दो, शॉर्ट्स बना दो, है ना, कोई वीडियो बना दो, तुरंत वायरल हो जाता है। लोगों को टाइम, मतलब विद इन मिनट्स लगते हैं। उस टाइम मेंडल का काम 35 ईयर्स तक अननोटिस्ड रहा था। 35 ईयर्स तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला मेंडल क्या काम करके गए, क्यों काम किया इन्होंने, कैसे कैसे किया, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, पेपर्स में चीज़ें लिखी रहती थी और एक जगह पर स्टैक्ड अप रहती थी। अगर किसी को इंटरेस्ट आया तो उस पेपर को उठा के पढ़ेगा, नहीं आया तो कोई ऐसा कुछ किसी को पता भी नहीं चलता था। उस टाइम ये हमारे पास शॉर्ट्स और रील्स और इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, राइट। तो देखो, दूसरा क्या रीज़न है, दूसरा रीज़न है कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। नाउ थर्ड रीज़न है कि मेंडल ने कुछ बोला था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं एक पेयर में होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, फिर वो फैक्टर्स अगले जनरेशन में सेग्रीगेट करके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो मेंडल ने बोला ज़रूर था कि फैक्टर्स होते हैं, पर मेंडल उस चीज़ का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। मतलब मेंडल कहीं दिखा नहीं पाए कि माइक्रोस्कोप से कि सेल में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बहुत हाई मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप नहीं आए हुए थे। तो मेंडल कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे अपने फैक्टर्स का। तो बहुत लोगों ने बोल दिया जब तुम दिखा ही नहीं सकते हो तो फिर हम कैसे मान लें। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ दिखेगा हम वही मानेंगे। हम एयर को देख नहीं सकते, पर एयर तो होता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो इस रीज़न से मेंडल ने जो फैक्टर्स टर्म दिए था, मेंडल ने जो फैक्टर्स के बारे में बोला था, बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें तुम कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए हो, ठीक है। थर्ड रीज़न हमारे पास क्या हुआ, मेंडल could not provide physical proof of factors। मेंडल ने जिनको फैक्टर्स बोला था उसका वो फिजिकल प्रूफ कुछ नहीं दे पाए थे, ठीक है। ये सारे बेसिक रीजंस है कि मेंडल का वर्क जो है बहुत टाइम तक अननोटिस्ड रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1902 के अप्रॉक्सीमेटली क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोप एडवांस होने लग गए, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड पर काम कर रहे होते हैं। मेंडल को इंटरेस्ट आया कि हम जेनेटिक्स पर काम करेंगे, उन्होंने मैथ्स इंक्लूड किया। कुछ साइंटिस्ट होंगे जो माइक्रोस्कोप को और एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास 5G फ़ोन है, कुछ टाइम बाद 6G आएगा, 7G आएगा, 8G आएगा। मतलब काम चल रहा है लगातार हर चीज़ को एडवांस करने के लिए, राइट। अभी हम एक क्लिक से ऑनलाइन शॉपिंग करके कुछ भी चीज़ें मंगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमें 2 दिन 1 दिन लगता है कुछ शहरों में, कुछ में तुरंत आ जाता है, ठीक है, विदिन 1 डे। तो इन चीज़ों को क्या पता फ्यूचर में और इजी हो जाए, कुछ और एडवांस चीज़ें हो जाए। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा था। तो ऐसे क्या हो रहा था, माइक्रोस्कोप का भी एडवांसमेंट हो रहा था। तो जब माइक्रोस्कोप हमें एडवांस लेवल के मिले, बहुत हाई मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप जब बने, तो वहाँ पर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि क्रोमोसोम्स कुछ होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। और इनमें से मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें से एक पार्ट जो होता है, यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है सबका, सेल डिवीजन, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसमें से आधा पार्ट चला जाएगा एक गैमीट में, दूसरा पार्ट चला जाएगा दूसरे गैमीट में, ठीक है। तो इनमें से आधा पार्ट 50% पार्ट ही गैमीट्स में जाता है और वो आगे गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ये क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें पता चला किस वजह से, माइक्रोस्कोप आया तब। अब माइक्रोस्कोप की वजह से इतने सारे एडवांसमेंट हो गए। फिर क्या हुआ, कुछ 3 साइंटिस्ट थे अलग अलग जगह पर, वो अपना एक्सपेरिमेंट्स इंडिविजुअली कर रहे थे, दुनिया के अलग अलग कोने में इंडिविजुअली अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको मेंडल के काम में इंटरेस्ट आया, उन्होंने मेंडल का वर्क उठाया, पढ़ा, समझा, फिर वही मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया। उनको भी सेम रिजल्ट्स मिलने लगे। तो उन्हें समझ में आया कि मेंडल बहुत सही चीज़ बता के गए थे, मेंडल का वर्क जो है वो एक्चुअली में है, और उन्होंने प्रॉपरली इसको मैथ्स यूज़ करके एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उन्होंने बहुत ईजी भाषा में हमें एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमें पता चला कि मेंडल क्या क्या करके गए हैं, ठीक है। ये सब काम हुआ। अब देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमें यही बताया गया है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गैमीट्स में 50% गैमीट्स में चले जाते हैं। उसके बाद गैमीट्स जब फ्यूज़ करेंगे, मम्मी पापा के जो गैमीट्स होते हैं फ्यूज़ करेंगे, तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में वापस से पूरा 100% हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोम्स में जो वेरिएशंस होते हैं वही ट्रांसफ़र हो जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अब ये तो हमारे पास थ्योरी आई। अब थ्योरी को हम ऐसे ही नहीं मान सकते, कोई भी साइंस में जब तक हम उस चीज़ को प्रूफ नहीं करते हैं, थ्योरी को नहीं माना जाता है। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मॉर्गन।
मॉर्गन ने इसी थ्योरी के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है। और मॉर्गन ने अब चूज़ किया ड्रोसोफिला को, फ्रूट फ्लाई को। जैसे मेंडल पीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मॉर्गन ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें क्या रिजल्ट मिला, उन्होंने कुछ नया डिस्कवरी किया, सब कुछ पढ़ेंगे, ओके। चलो हम आ जाते हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को ड्रोसोफिला पर परफॉर्म करने का कोई रीज़न होना चाहिए। जैसे मेंडल जब अपना वर्क पब्लिश कर रहे थे तो उनको ये बताना पड़ा था कि मैंने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, पी प्लांट चूज़ करने के पीछे रीजंस क्या क्या थे। तो मेंडल का हमने पढ़ा था पी प्लांट चूज़ करने के रीजंस। अब जब मॉर्गन अपना वर्क पब्लिश कर रहे होंगे तो उनको भी ये रीज़न देना पड़ा होगा कि हम ड्रोसोफिला ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा लेंगे, कोई सा भी रैंडम ऑर्गेनिज्म उठा लेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। कोई एक रीज़न होना चाहिए कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म में से हम वही क्यों चूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो ड्रोसोफिला को चूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम में आता है कि बताओ मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया, या फिर मेंडल ने पीज पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया, ऐसे क्या फ़ायदे मिल रहे थे उनको, ठीक है, ऐसा क्या यूनिक था उनमें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं, हमने मेंडल का तो कर लिया है, अब हम पहले ये पढ़ेंगे कि ड्रोसोफिला को चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था मॉर्गन का, ओके। मेलेनोगैस्टर इसका पूरा नाम है, ठीक है। मैंने बताया था कि ड्रोसोफिला क्या होता है। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एक छोटे सी मक्खी फ्लाइज होती है जिनको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई ये यूजुअली अगर कभी केला रखा हुआ है बहुत टाइम से, 3-4 दिन हो गए, हल्का हल्का केला गलने लगा है, तो केले के आसपास या किसी फ्रूट के आसपास जो गल रहा होगा उसके आसपास तुम्हें बहुत छोटे छोटे फ्लाइज दिखेंगे, वही होता है ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ये साइंटिफिक नेम है, राइट। और हम साइंटिफिक नेम को हमेशा अंडरलाइन करते हैं, ये भूले तो नहीं हो तुम लोग। साइंटिफिक नेम को हमेशा जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। जब प्रिंट होते हैं तो वो इटैलिक्स में लिखे होते हैं, और जब हम हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं हमेशा। अब देखो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को स्टडी करने के पीछे रीजंस। सबसे पहले इनके पास भी क्रोमोसोम का नंबर बहुत कम होता है, तो कम क्रोमोसोम वाले को हम बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो इनके क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है 2n = 8। इनके डिप्लॉयड सेट में टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 4 पेयर। जैसे पीज का हमने पढ़ा था, पीज में टोटल क्या होता है 14 क्रोमोसोम मतलब 7 पेयर, यहाँ पर 8 क्रोमोसोम मतलब 4 पेयर्स। अब देखो नेक्स्ट, ड्रोसोफिला को ईजिली हम जैसे पी प्लांट को हम इजीली गार्डन में उगा सकते थे, तो ड्रोसोफिला को हम इजीली कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। इजीली कैन बी ग्रोन, ठीक है। कल्चर तो बैक्टीरिया का होता है, इजीली ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, इन लैब। आर्टिफिशियल मीडिया, अब देखो आर्टिफिशियल मतलब हमारा बनाया हुआ, मीडिया मतलब जिस चीज़ में हम उसको रखेंगे उसमें उसका खाना होगा, उसका प्रॉपर टेम्परेचर पीएच सब मेंटेन होगा। तो जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल लगता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हम पानी डालते हैं, सनलाइट ज़रूरी होती है। उसी तरीके से ड्रोसोफिला को ग्रो करने के लिए भी कुछ चीज़ें होंगी, उसको फूड चाहिए होगा, उसको प्रॉपर एयर कंडीशंस चाहिए होगा। तो वो सारा कुछ हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडिया में उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन वाटर सब आ जाता है, ठीक है। और हम लैब में इनको ग्रो करवा रहे होते हैं, तो बहुत ईजिली ड्रोसोफिलास जो है वो लैब में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, कैन प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग्स एट अ टाइम। एक मीटिंग में
एक मेटिंग में बहुत सारे ड्रोसोफिला प्रोड्यूस होते हैं, नंबर स्पेसिफिकली कुछ है नहीं, बट बहुत सारे। जैसे ह्यूमंस में एक में यूजुअली एक चाइल्ड होता है या दो, या कभी ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में नंबर बहुत लिमिटेड है, पर ड्रोसोफिलाज में एक एक बार में मतलब बहुत सारे हज़ारों में बच्चे पैदा हो सकते हैं एक बार में, एक मेटिंग में, ठीक है। ऐसे मल्टीपल ड्रोसोफिलाज का मेटिंग करवाए, मल्टीपल मेल एंड फीमेल का मेटिंग करवाए, तो बहुत ज़्यादा में ऑफस्प्रिंग्स मिलेगा। अब ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स मिलेगा मतलब हमारे पास स्टडी करने के लिए ज़्यादा ड्रोसोफिला है, हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है, जिन पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है। अब देखो जेनरेशन, इनका जो मेटिंग पीरियड होता है, मेटिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो भी कम टाइम में, तो कम इनका क्या होता है, इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कम टाइम में पैदा होते हैं। ह्यूमंस में 9 मंथ्स होता है जेस्टेशन पीरियड, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। ड्रोसोफिला में यूजुअली 1 वीक में एक बच्चा लार्वा आ जाता है, उसके बाद बच्चे आने लगते हैं, ठीक है। तो इनका जो ग्रोइंग पीरियड है, या बोले ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो कितना 1 वीक में होते हैं, ठीक है। तो इनका हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन 1 वीक। एक वीक में लार्वा आ जाते हैं और लार्वा से फिर अगले वीक में फ्लाइज बनने लगती है, तो हम इनका लाइफ साइकिल बोल देते हैं 1 to 2 वीक्स का होता है, तो शॉर्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट इनके पास क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल को हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई, आँख से देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल को। इनमें जो ड्रोसोफिला में जो मेल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, और फीमेल्स जो होती है साइज़ में बड़ी होती हैं। तो हम अगर मेल और फीमेल को साइड बाय साइड रखा हुआ है, हमें देख कर पता चल जाएगा ये मेल है ये फीमेल है, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। तो मेल और फीमेल को हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मॉर्गन ने सिर्फ ड्रोसोफिला को ही चूज़ किया, ड्रोसोफिला पर स्टडी किया। अब हम स्टडी करने वाले हैं कि मॉर्गन ने एक्चुअली में क्रॉस क्या किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया। जैसे हम लोग पढ़े थे कि मेंडल का क्रॉस क्या था, डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, कौन कौन से कैरेक्टर्स उठाए, ठीक है। मेंडल का अपना एक, मेंडल ने बोला ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो मॉर्गन का भी अपना एक क्रॉस का प्रॉपर सिस्टम था। उसने क्या क्या नाम दिए, किस टाइप के वेरिएशंस, किस टाइप के ट्रेड्स उठाए, ठीक है, और उससे क्या रिजल्ट आया। अब देखो मेंडल का अपना एक सिग्निफिकेंस है, उन्होंने 3 लॉज दिए उसके बेसिस पर। मॉर्गन का अपना एक सिग्निफिकेंस है, मॉर्गन ने अपने क्रॉस के बेसिस पर हमको समझाया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन समझाने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, मॉर्गन। ओके, देखो मॉर्गन के जो क्रॉस हो रहे थे, मॉर्गन ने जो क्रॉस किया उसके लिए उन्होंने सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को उठाया, मतलब वो कैरेक्टर्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते थे। मेंडल ने उठाया था जैसे हाइट का एक कैरेक्टर, तो हाइट का कैरेक्टर पी प्लांट के सेक्स क्रोमोसोम में नहीं था, वो नॉर्मल ऑटोजोम्स में था, ठीक है, जो नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल होते हैं उनमें था। पर मॉर्गन ने जो भी कैरेक्टर्स उठाया वो सेक्स लिंक्ड उठाया, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स में, एक्स में, वाई में, ऐसे कैरेक्टर्स उठाए जो कि एक्स या वाई क्रोमोसोम में। अब क्योंकि हमने बोला था कि ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई टाइप का ही सेक्स डिटर्मिनेशन था, मतलब ड्रोसोफिला जो होती है एक्स एक्स अगर होगा सेक्स क्रोमोसोम्स तो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो मेल होगा, ह्यूमंस के जैसे, ठीक है। तो अब मॉर्गन ने एक्चुअली में एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स उठाया, मतलब वो कैरेक्टर्स जो कि एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो मेंडल ने क्या उठाया, वाइट बॉडी एंड येलो आइड, ओके सॉरी, मेंडल ने उठाया येलो बॉडी एंड वाइट आई के कैरेक्टर्स, मतलब आई, और मेंडल ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है, बॉडी का कलर और आई का कलर उठाया उसने। अब देखो हम पढ़ेंगे मॉर्गन के क्रॉसेस। मॉर्गन ने क्या काम किया, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से पहले ये जान लो, हम एक कैरेक्टर के ट्रेट को हम कुछ को बोलते हैं वाइल्ड टाइप, कुछ को बोलते हैं म्यूटेटेड। अब देखो वाइल्ड टाइप क्या होता है, वाइल्ड टाइप हम उनको बोलते हैं जो ओरिजिनली प्रेजेंट था, जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे ओरिजिनली,
जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, कंदमूल खाते थे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेते थे, कोई पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं, तो वैसे रहते थे। उनसे कैसे हुए, इवोल्यूशन हुआ, उनमें चेंजेस आया और हम आ गए। हमें अब दिन भर मोबाइल चाहिए होता है, दिन भर रील्स टिकटॉक देखना है, उसकी अलग टेंशन, ये छूट ना जाए, ये रील्स बनाना छूट ना जाए, फिर हमें पढ़ाई भी करनी है, उसकी भी टेंशन है ना, हर चीज़ का टेंशन। तो एंसेस्टर्स से हम आए, तो उसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स के जो ट्रेड्स थे वो ओरिजिनल थे, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में थे, जो उनके एंसेस्टर्स, मतलब जो बहुत पहले ड्रोसोफिला के जो एकदम स्टार्टिंग के जो स्पीशीज, स्टार्टिंग के जो मेंबर्स होते थे, जो उनके एंसेस्टर्स में थे, उसको हमने कह दिया वाइल्ड टाइप के ट्रेड्स। और उनसे जो इवोल्यूशन हो के उनमें जो कुछ चेंजेस हुए जीन्स में, ठीक है, उनमें चेंजेस होकर जो अब बने हुए हैं उनको हम क्या कह दिए, म्यूटेटेड। मतलब वो चेंज होकर बने हैं, वो ओरिजिनल नहीं थे। ओरिजिनल को हमने वाइल्ड टाइप कह दिया, और जो म्यूटेटेड हुए, जो जिनमें चेंजेस आया, उनको हमने क्या कह दिया, म्यूटेटेड टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब देखो, मॉर्गन का अपना एक सिस्टम था बोलने का, मेंडल डोमिनेंट रिसेसिव पर खेल रहे थे, मॉर्गन कहाँ खेल रहे हैं, वाइल्ड और म्यूटेटेड टाइप पर, ठीक है। तो मॉर्गन ने क्या बोला, पहले तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स उठाने हमको, ये हमारे एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, एक ड्रोसोफिला के हमने एक्स क्रोमोसोम्स उठा लिए। एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है मतलब ये कौन है, फीमेल, ये फीमेल ड्रोसोफिला है। अब देखो यहाँ पर एक ड्रोसोफिला होगा जो मेल होगा, मेटिंग कराने के लिए एक फीमेल और एक मेल चाहिए, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम में होंगे, तो क्या वो वाई में होंगे, नहीं। तो वाई क्रोमोसोम में कैरेक्टर्स वो, मतलब उन वाई क्रोमोसोम में हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई क्रोमोसोम यहाँ पर बस ये बताएगा कि ड्रोसोफिला मेल है या फीमेल है, ठीक है। वाई क्रोमोसोम कोई भी यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं है कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का। एक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करने वाला है कि कौन से टाइप के कैरेक्टर्स आएंगे बच्चों में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, मेल। अब देखो हमने क्या बोला, मान लो अब मॉर्गन ने अच्छे से बताया कि मेल हमने ऐसा लिया, फीमेल हमने ऐसा लिया। मेंडल ने नहीं बताया था, मेंडल ने बताया था कि हमको एक टॉल प्लांट लेना है, एक शॉर्ट प्लांट लेना है, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी मम्मी मान लो, किसी को भी पापा मान लो, ठीक है। हमें बच्चों से मतलब है, हमें मतलब ही नहीं है उसके सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स से, क्योंकि हमने ऑटोसोम्स को स्टडी किया। मॉर्गन को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स चाहिए थे, मॉर्गन ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि मैंने मेल ऐसा कैरेक्टर वाला सेलेक्ट किया है, फीमेल ऐसे कैरेक्टर वाले सेलेक्ट किए हैं। तो देखो मेल जो होते थे उनमें जो वाइल्ड टाइप मेल सेलेक्ट किया, और इस वाइल्ड टाइप मेल का क्या कैरेक्टर था, जो पहले ड्रोसोफिला होते थे, एंसेस्टर्स ड्रोसोफिला के, वो कैसे होते थे, ब्राउन बॉडी वाले होते थे, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, उनमें रेड आई हुआ करता था, ठीक है। ये होते थे ड्रोसोफिला के एंसेस्टर्स। अब जो म्यूटेट हुए, डीएनए में थोड़े चेंजेस हुए, उसके बाद जो ड्रोसोफिला बने, वो कैसे बने वो हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर हम ले लेंगे। तो ये म्यूटेटेड वाले हैं, इनमें क्या था, इनका कैरेक्टर था येलो बॉडी वाले एंड वाइट आई, वाइट कलर का इनका आई था और बॉडी का कलर कैसा था, येलो, ठीक है। जब हमने बोला ये वाइल्ड टाइप है, ब्राउन बॉडी रेड आइड, ये है हमारा म्यूटेटेड टाइप, ठीक है, येलो बॉडी वाइट आई। तो अब देखो मेंडल जब भी नामकरण करते थे एलील्स का, तो हम क्या बोलते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट वाले के नाम पर हमने कैपिटल टी चूज कर लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे हम बोलते थे। मॉर्गन को कुछ अलग करना था, मॉर्गन ने बोला तुम मेरे सिस्टम से चलो, क्योंकि ये मेरा क्रॉस है, यहाँ पर मेरे को मेंडल के क्रॉस से लेना देना नहीं है। तो अब मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने नया नामकरण किया, ठीक है, हमारी थोड़ी मुश्किल बढ़ाने के लिए मॉर्गन ने नया नामकरण कर दिया। अब मॉर्गन क्या बोल रहे थे, तुम्हारे पास जो भी एक्स क्रोमोसोम में ब्राउन बॉडी रेड आई वाले कैरेक्टर्स हैं, उनको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बी कैपिटल रेड नहीं लिखेंगे, हम रिसेसिव जो म्यूटेटेड वाले हैं, यहाँ पर म्यूटेटेड वाले हैं उनका लेटर उठाएंगे, वाई और डब्ल्यू उनका उठाएंगे और उस पर प्लस साइन ऐड कर देंगे जो वाइल्ड टाइप में है उसमें। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे येलो बॉडी, ठीक है,
येलो बॉडी तो वाई, और यहाँ पर भी वाई, ये छोटा वाई है, ठीक है। वाई वाई उठा लिया हमने, और वाइट आई, यहाँ पर वाइट आई वाले जीन्स है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये हमने लिख लिया, वाई डब्ल्यू एंड वाई एंड डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ पर हमने बोल दिया, यहाँ पर हमने इसके हिसाब से, ये म्यूटेटेड वाले के हिसाब से उनका पहला अल्फ़ाबेट उठाया, इसी में हम प्लस ऐड कर देंगे जो ओरिजिनल होंगे उनमें, ठीक है, प्लस ऐड कर देंगे। तो अब हम अगर यहाँ पर ब्राउन बॉडी को ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्राउन बॉडी अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ पर लिखेंगे y प्लस, राइट, ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, सबको वाइट ही चौक से लिखते हैं। देखो y प्लस, अब रेड आई वाला कैरेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या लिखेंगे, W प्लस। समझ में आया? मेंडल में हम डोमिनेंट वाले के नाम पर नामकरण कर रहे थे, यहाँ पर हम नाम देंगे जो म्यूटेटेड वाला है उसके पहले अल्फ़ाबेट पर, प्लस जोड़ देंगे जो वाइल्ड टाइप थे। वाइल्ड टाइप कौन, जो एंसिस्टर्स में प्रेजेंट होते थे, जो ओरिजिनल थे, ठीक है, ओरिजिनल से ये बने तो हमने इनको ऐसे नाम दे दिया और ओरिजिनल वाले में प्लस ऐड कर दिया। नामकरण समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाना होगा मेल फीमेल में, तो अब बनाते हैं हम बच्चे। देखो अब बच्चे कैसे बने, यहाँ पर बच्चे मेल और फीमेल भी हमको देखना है और कौन से कैरेक्टर्स वाले बने हैं वो भी देखना है, ठीक है। तो अब बच्चे बनाओ, तो बच्चे हम कैसे बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर से ही बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर सबसे इजी मेथड है, वैसे बनाते हैं। तो देखो पुनेट स्क्वायर सबको आता होगा, आई होप सो, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया पुनेट स्क्वायर का, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर आना ज़रूरी है, इससे चीज़ें ईजी हो जाती है। हम यहाँ बनाने बैठेंगे इधर इधर, ऐसे क्रॉस वैसे क्रॉस, पुनेट स्क्वायर में ईजी भी हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और गलती के चांसेस भी कम होंगे। तो पुनेट स्क्वायर बनाना प्लीज़ प्रैक्टिस करो, प्लीज़ सीखो, ठीक है। ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, मैं तो अपना बना लूँगी, मुझे तो पता है, मेरा तो बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है, आप लोग के फ़ायदे के लिए है, आपको ही काम आने वाला है। ओके, तो देखो पुनेट स्क्वायर में हम क्या बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे पापा के गैमेट्स, एक तरफ लिखेंगे मम्मी के गैमेट्स। अब देखो पापा के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम में वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। मम्मी के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम में वाई डब्ल्यू, यहाँ दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उसमें भी वाई और डब्ल्यू। अब बनाओ बच्चे, चलो तो बच्चे बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक्स 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 में यहाँ पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यहाँ पर एक्स क्या आएगा, वाई और डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर बनाओ एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और यहाँ पर वाई और डब्ल्यू। यहाँ पर मेल्स बनेंगे, एक्स में वाई डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम, यहाँ पर एक्स में वाई डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम। तो हमारे पास ये दो मेल्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये दो फीमेल्स बन रही हैं हमारे पास। ओके, 50% मेल 50% फीमेल, ठीक है, और आउट ऑफ टोटल ऑफस्प्रिंग 50% मेल है 50% फीमेल है। अब देखो इनमें से हमको कैरेक्टर्स देखना है। अब कैरेक्टर देख के हमें क्या पता चलेगा कि किस तरीके के फीमेल और मेल आए हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो प्लस वाले हैं मतलब ये डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर बनेगा कैसा बनेगा, ब्राउन बॉडी रेड आइड। तो हम यहाँ पर एक, चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, एक बच्चा कैसा होगा, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, राइट। नेक्स्ट फीमेल को देखो, नेक्स्ट फीमेल जो होगी ये भी कैसी होगी,
ब्राउन बॉडी एंड रेड आई फीमेल। अब देखो मेल पर आ जाते हैं, थर्ड बच्चा मेल जो होने वाला है वो कैसा होगा हमारा, येलो बॉडी एंड वाइट आई मेल। फोर्थ बच्चा अगेन येलो बॉडी वाइट आई मेल। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे जो पेरेंट्स थे, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक पेरेंट ब्राउन बॉडी रेड आई था, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। एक पेरेंट हमारे पास येलो बॉडी वाइट आई था, येलो बॉडी वाइट आई, येलो बॉडी वाइट आई। मतलब ये जो हमको बच्चे मिल रहे हैं ये एग्जैक्टली कैसे दिख रहे हैं, पेरेंट्स के जैसे ही दिख रहे हैं, जीनोटाइप नहीं देख रहे हैं, फिनोटाइप देख रहे हैं। दिख कैसे रहे हैं, पेरेंट्स के जैसे। तो हम इसको क्या बोल देंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बाद हमको कुछ और कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे। हमने क्या बोला था, यहाँ पर ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या होता है, मियोसिस होगा। मियोसिस हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ रखा है सेल डिवीजन में, क्लास 11th में सब हो चुका है। ठीक है, अब मियोसिस में हमको पता है कि मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में दो क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनमें आपस में कुछ पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, मान लो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, किस में क्रॉसिंग ओवर, वाई एक्स वाई में कभी क्रॉसिंग ओवर होता है, कभी भी नहीं। हमेशा क्रॉसिंग ओवर सिमिलर सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा मतलब एक पेयर में होगा। ये दोनों पेयर है। ठीक है, ये दोनों पेयर होमोलोगस पेयर्स नहीं है। ठीक है, इनको हम पेयर नहीं बोल सकते, एक्स वाई अलग अलग है, वहाँ पर पेयर हो रहा है। ठीक है, वहाँ होमोलोगस पेयर है तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ तो होगी नहीं। चलो, अगर वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो कैसे क्रोमोसोम्स वहाँ पर दिखेंगे हमको, मम्मी के देखो कैसे क्रोमोसोम्स मिलेंगे हमको अगर यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर करा देते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो हमको कैसे मिलेंगे क्रोमोसोम्स, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, ऐसे ही तो क्रॉस होगा ना। ये वाला सेगमेंट वाई का इधर आ जाएगा, ये वाला सेगमेंट वाई का इधर आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, पर अब ये बताओ कि क्रॉसिंग ओवर करने से यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा, यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा, क्रॉसिंग ओवर हम करा भी दे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाई इधर चला जाए, ये मतलब ये वाई इस साइड आ जाए, ये वाला डब्ल्यू इस साइड आ जाए, मतलब सेम ही है ना। क्रॉसिंग ओवर का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से वाई यहाँ उठ कर आए, यहाँ से डब्ल्यू यहाँ उठ कर आए। मतलब वाइल्ड टाइप अगर होता यहाँ पर तो हमें फ़र्क पड़ता, बट दोनों सेम ही एलील्स है तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से यहाँ पर नो चेंजेस। ठीक है, पर अब यही चीज़ हम F2 जनरेशन अब ड्रॉ करते हैं। ये हमें क्या मिला, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, तो देखो F1 जनरेशन में सारे सेम टाइप के, फीमेल का जीनोटाइप भी दोनों का सेम है, मेल का भी जीनोटाइप सेम है, फिनोटाइप भी सेम है। तो हमें क्या मिला F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन हमें याद रखना है। देखो F1 जनरेशन में हमें फीमेल्स कैसी मिली, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स वाई डब्ल्यू, और हमें F1 जनरेशन में मेल कैसे मिले, एक्स वाई डब्ल्यू एंड वाई, ये फीमेल ये मेल। अब हम क्या कराएंगे, इनमें क्रॉस करवाएंगे, अब हम इनका मेटिंग करवाएंगे और F2 जनरेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमको स्टडी करना है। यहाँ पर देखो F1 में सब के सब पेरेंट जैसे ही दिख रहे हैं, बच्चे मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, इनमें ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई ही जा रहा है, वहाँ पर येलो बॉडी के साथ वाइट आई था, तो यहाँ पर बच्चों में भी वैसा ही कैरेक्टर है। अब देखो हम F2 जनरेशन अब ड्रॉ करने वाले हैं। F2 जनरेशन ड्रॉ करने के लिए पहले हमको गैमीट्स बनाने होंगे, फीमेल के और मेल के। तो हम गैमीट्स पुनेट स्क्वायर में ही बना लेंगे और पुनेट स्क्वायर से ही हमको F2 जनरेशन में मिल जाएंगे कैसे कैसे ऑफस्प्रिंग्स आने वाले हैं। तो देखो F2 जनरेशन हम ड्रॉ करते हैं, उसके लिए पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं। देखो
फीमेल और मेल, एक तरफ लिखेंगे मेल के गैमीट्स, एक तरफ लिखेंगे फीमेल के गैमीट्स। तो इधर लिख देते हैं पापा के, इधर आ जाएंगे मम्मी का गैमीट्स। अब सबसे पहले पापा के गैमीट्स देखो, एक्स के पास क्या है कैरेक्टर्स वाई और डब्ल्यू, एक्स के पास जीन्स है वाई और डब्ल्यू, और एक है वाई। तो वाई से हमें मतलब नहीं है, वाई बस बताएगा मेल होगा या फीमेल होगा। वाई को कोई कैरेक्टर वाई पर कैरी नहीं हो रहा है क्योंकि एक्स के साथ लिंक्ड है, एक्स वाले कैरेक्टर्स हैं। अब देखो मम्मी के गैमेट्स में क्या क्या होंगे, एक्स के साथ वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, और दूसरे वाले एक्स के साथ वाई और डब्ल्यू। ठीक है, चलो F2 जनरेशन में हम बच्चे देखते हैं कैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x के साथ y प्लस डब्ल्यू प्लस और x के साथ y और w। यहाँ पर x के साथ y w, दूसरे वाले x के साथ भी y w। ठीक है, x के साथ y प्लस w प्लस और ये y, x के साथ y w और ये y। ये दोनों हमारे मेल हो गए और ये दोनों हमारे फीमेल्स हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फिनोटाइप स्टडी करते हैं, क्या क्या फिनोटाइप हमको मिल रहा है, इसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हम। तो चलो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बच्चा नंबर 1, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर प्लस प्लस आ गया मतलब ये डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप है तो ये ही डोमिनेट करेगा। तो वाइल्ड टाइप में हमने क्या बोला था, हमको पहला बच्चा कैसा मिला, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड मतलब ये नहीं कि बच्चा जंगली होगा, ठीक है, ऐसा नहीं, वाइल्ड नाम दिया गया, जंगली नहीं होने वाला है। ठीक है, लिटरल मीनिंग मत निकाल लेना कि बच्चा जंगली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो वाइल्ड टाइप में कैसा होगा, फीमेल है, वो कैसे होने वाली है, ब्राउन बॉडी विथ रेड आई, राइट, ब्राउन बॉडी रेड आई। सेकेंड बच्चा फीमेल होगी, ये वाइल्ड नहीं है, इसके पास क्या होगा, ये म्यूटेटेड है, येलो बॉडी विथ वाइट आई। ओके, थर्ड बच्चा मेल है, ये भी वाइल्ड टाइप होगा, क्या होगा, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। और फोर्थ बच्चा मेल है, येलो बॉडी एंड वाइट आई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी वाइट आई, ये हमको पेरेंट्स के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं सबके सब। इसको क्या हो गया, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमें पेरेंट्स वाले मिल रहे हैं, जैसे ओरिजिनल पेरेंट थे, ओरिजिनल ब्राउन बॉडी रेड आई, कोई यहाँ पर मिक्सचर हुआ कहीं से भी कि ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई चला गया, येलो बॉडी के साथ रेड आई चला गया, ऐसा कोई मिक्सचर नहीं हुआ। जो पेरेंट ओरिजिनल पेरेंट में थे वैसे ही कैरेक्टर्स है। ये वाइल्ड है, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों के केस में वाइल्ड कैरेक्टर्स है, ब्राउन बॉडी भी एक वाइल्ड कैरेक्टर है और रेड आई भी एक वाइल्ड कैरेक्टर है। तो दोनों वाइल्ड वाले हैं, ये दोनों म्यूटेटेड है, ये वाइल्ड वाले, ये दोनों म्यूटेटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या कहेंगे, पेरेंट्स के जैसे कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो जाएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करा सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर मम्मी के एक्स क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो क्या मिलेगा, देखो अगर हम मम्मी के एक्स क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, ठीक है, तो मम्मी का एक्स क्रोमोसोम देखो कैसा है, एक्स के साथ है डब्ल्यू प्लस, यहाँ वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है, और ये वाले एक्स के साथ, दूसरे वाले एक्स के साथ है, पापा में तो कोई क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, एक्स वाई में क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगा, ठीक है, एक्स एक्स में होगा, तो मम्मी वाले में ही हमेशा क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस वाले को इधर भेज दिए, ठीक है, एक को
ये नहीं कि इस वाले को भी इधर भेज दिए, इस वाले को भी इधर भेज दिए, बात तो बराबर हो गई। फिर इस वाले में एक y प्लस डब्ल्यू प्लस की जगह पर यहाँ पर y प्लस डब्ल्यू प्लस आ जाएगा। एक सेगमेंट को क्रॉस करवाना है, ठीक है। ये y प्लस को यहाँ भेज दिया और ये y को यहाँ भेज दिया। तो अब हमें क्या मिलने वाला है, अब हमें क्या मिल जाएगा, y के साथ w प्लस और दूसरा x क्रोमोसोम में y प्लस के साथ w। क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें ये मिला है, ये क्या हमने कराया, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्रॉसिंग ओवर करा दिया। क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली क्या होता है, देखो ये दो एक्स क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर एक जीन 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 है। ये वाला सेगमेंट जो है ये टूटकर इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, समझ में आ रहा है। दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, एक ही सेगमेंट, ऐसा नहीं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट ऐसे हो सकते हैं, पर यहाँ हम एक ही क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, ठीक है। दो क्रॉसिंग ओवर नहीं, 1 2 3 क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं, तो वो हमें अभी सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है, वो हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, ओके। हमें यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर कराना है, मतलब एक सेगमेंट को हम एक जीन का पार्ट को क्रॉस करवा रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं। यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, वही तो हुआ, y प्लस इधर आ गया, ये y इधर चला जाएगा, तो हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ पर फिर से ऐसा ही पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और F2 जनरेशन बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये क्या बन रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये वाला बन रहा है, ये मेल ये फीमेल। पापा के तो गैमेट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो यही यहाँ से ही लिख देते हैं हम, क्या होंगे, x के साथ y और w और इधर y। अब देखो मम्मी के गैमीट्स में हो गया है क्रॉस, मम्मी के क्रोमोसोम्स में हो गया है क्रॉसिंग ओवर, तो गैमीट्स अब नए कॉम्बिनेशन वाले बनेंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x के साथ y और w प्लस, और यहाँ पर x के साथ y प्लस और w। देखो मम्मी के गैमीट्स नए टाइप के बने, यहाँ पर मम्मी के गैमीट्स दोनों प्लस प्लस वाले थे और यहाँ दोनों में प्लस नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक प्लस वाला है, यहाँ पर भी एक प्लस वाला है, कुछ चेंज हुआ। तो अब देखो जो बच्चे बनेंगे वो भी नए टाइप के बनने वाले हैं, तो हम बच्चे बनाते हैं y w प्लस और यहाँ y w, यहाँ पर y प्लस के साथ w और यहाँ y w, x y w प्लस के साथ y, यहाँ x y प्लस w के साथ y। ये हमें पता है, ये क्या है मेल्स, ये क्या है फीमेल्स, ठीक है। अब देखो फिनोटाइप, चलो बच्चा नंबर 1 क्या है, फीमेल। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, देखो वाई वाई कोई प्लस नहीं है, मतलब येलो बॉडीड, येलो बॉडी, डब्ल्यू प्लस आ गया यहाँ पर, मतलब अब कैसा आई का कलर बनने वाला है, आई का कलर अब क्या होने वाला है, रेड, जो वाइल्ड टाइप में था, ठीक है, रेड, येलो बॉडी के साथ रेड आई आ गया। नेक्स्ट बच्चा नंबर 2 फीमेल, ठीक है। यहाँ पर देखो y प्लस और y, तो क्या कैरेक्टर होगा, ब्राउन बॉडी। आई का कलर में देखो डब्ल्यू डब्ल्यू, तो आई का कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाइट, ठीक है। थर्ड बच्चा नंबर 3 मेल है हमारे पास, मेल में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, एक्स वाले ही डिसाइड करते रहेंगे, मेल के पास तो कोई है नहीं, तो एक्स वाले ही डब्ल्यू प्लस और वाई, तो वाई की वजह से क्या होता है, येलो बॉडी, और डब्ल्यू प्लस मतलब रेड आइड। और नेक्स्ट बच्चा नंबर 4 ये भी मेल है और हमारे पास क्या होगा, ब्राउन बॉडीड एंड वाइट आई। अब देखो ओरिजिनल जो पेरेंट थे उनके पास जो कॉम्बिनेशन था वहाँ से हमको कुछ अलग मिल रहा है। हमेशा हमें पता था येलो बॉडी वाले पेरेंट के पास वाइट आई था,
और यहाँ येलो के साथ रेड आ गया, यहाँ फिर से येलो के साथ रेड आ गया, एक फीमेल एक मेल। यहाँ पर ब्राउन के साथ हमारे पास हमेशा क्या था, रेड आई था, ब्राउन के साथ वाइट आ गया, ब्राउन के साथ वाइट आ गया, एक फीमेल एक मेल। 50% फीमेल्स अलग कॉम्बिनेशन की है, 50% मेल्स अलग कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कोई नहीं है, यहाँ नए कॉम्बिनेशंस है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हुआ है रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन, वापस से कुछ चेंजेस हुआ है और एक नया कॉम्बिनेशन बना है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये कौन से वाले हैं, ये है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन से जो बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, जो कब बनते हैं, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हमको क्या मिल गए, F2 में रिकॉम्बिनेंट्स। तो F2 में देखो कितने टाइप के बच्चे आ सकते हैं, ऐसे वाले बच्चे भी आ सकते हैं, ऐसे वाले बच्चे भी आ सकते हैं। अब ऐसे वाले बच्चे आए हैं मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। अब ये अलग अलग होता है कि मान लो ज़्यादा ऐसे वाले बच्चे आए हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन में या ज़्यादा ऐसे वाले बच्चे आए हैं, ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा कभी भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। मतलब मान लो अगर अगर टोटल 10 बच्चे बने हैं, ठीक है, टोटल 10 बच्चे आए हैं F2 जनरेशन में, तो 10 में से 5 बच्चे, मैक्सिमम 5 ही बच्चे जो होंगे उनमें रिकॉम्बिनेशन वाले होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो 50% ही अलाउड है। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेंट्स के नंबर बहुत कम है, यहाँ पर है 1.3% और पेरेंटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास 97%, रिकॉम्बिनेंट्स है हमारे पास 1.3% और पेरेंटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 98% है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ है और ज़्यादातर जो जीन्स थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बने हैं, ओके। अब ये केस तब होता है जब जो हमारे जीन्स है ना, जो जीन्स है हमारे पास पास हो। अगर हमारे जीन्स यहाँ पर देखो, अगर वहीं पर हम आ जाते हैं, अगर हमारे यहाँ पर जीन्स जो है ये हमारा मान लो था येलो बॉडी कलर के लिए, ये वाइट आई, अगर जो हमारे जीन्स थे वो पास पास होंगे तो उनको एक्सचेंज करने में, क्रॉसिंग ओवर करने में दिक्कत होगी। और यही अगर यहाँ पर एक होता और यहाँ पर एक होता और यहाँ पर एक, यहाँ मतलब दो ये वाले होते और ये वाले होते, अगर दूर दूर होते तो बहुत इजीली क्रॉसिंग ओवर कर पाते। अगर ये पास पास है मतलब इनमें एक दूसरे के लिए ज़्यादा ये लिंक्ड है, ठीक है, ये लिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट इनमें ज़्यादा है, ये छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, ठीक है, तो ज़्यादा पास रहेंगे तो इनमें अटैचमेंट रहती है, मतलब अब हम इनको क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स। तो जहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ है मतलब जीन्स पास पास हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाए हैं, तो हम वैसे जीन को क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से लिंक्ड जीन्स है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि बॉडी कलर के लिए जो जीन्स होते हैं और आई कलर के लिए जो जीन्स होते हैं ड्रोसोफिला में, वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट से पता चल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत कम हुआ है, मतलब क्रॉसिंग ओवर बहुत ही कम हुई है, क्रॉसिंग ओवर कम हुई है मतलब दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये वाला येलो कलर जो है, ये वाला येलो इसी के साथ रहना चाह रहा था, ये वाइल्ड टाइप के साथ नहीं जाना चाह रहा था, यहाँ पर ये एक्सचेंज नहीं होना चाह रहा था, ये वाइल्ड टाइप है इस वाइल्ड टाइप के साथ ही रहना चाह रहा था, ये वाला जो म्यूटेटेड है इसके साथ ही रहना चाह रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड है, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं हो पाती, इसीलिए हमको रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम मिलते हैं। यही अगर ये जीन्स दूर होते तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाती, पर रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम 50% हो सकती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपके पास एक दूसरा क्रॉस दिया हुआ है ऐसा ही, जिसमें रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 40 या 47 ऐसा कुछ दिखाया हुआ है। वहाँ पर देखना डायग्राम में जीन्स जो है वो दूर दूर है, दोनों जीन्स, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, मतलब वो जुड़े हुए नहीं है, उनको मतलब नहीं है, वो उनमें कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, वो इधर उधर छोड़ छाड़ के जा सकते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, तो बहुत ईजिली वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इसीलिए वहाँ पर हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ओके।
तो ये हो गया हमारे मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, मॉर्गन ने क्या एक्सप्लेन किया, तो मॉर्गन ने हमें बताया था लिंक्ड जीन्स के बारे में और रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में। तो मॉर्गन ने बोला कि दो जीन्स अगर एक दूसरे के पास होंगे, ठीक है, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगी और वो जीन्स लिंक्ड कहलाएंगे। और अगर ज़्यादा पास है, जैसे ये बहुत ही कम है, 1.3% क्रॉसिंग ओवर बहुत ही कम है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे जीन्स जो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, वो टाइटली लिंक्ड होते हैं, मतलब वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वैसे जीन्स को एक होते हैं लिंक्ड जो थोड़ा मोड़ा क्रॉसिंग ओवर दिखाएंगे, एक होते हैं एकदम टाइटली लिंक्ड जो एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं, बहुत मतलब बहुत मुश्किल से छूटेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब छूटेगा नहीं ऑब्वियसली, बट टाइटली लिंक्ड होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा लिंकेज होती है, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम मिलेगा हमें। ओके, तो ये एक्सप्लेन किया था मॉर्गन ने। अब मॉर्गन ने तो हमें ये सब एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहाँ देखो म्यूटेटेड म्यूटेटेड बोल रहे हैं, एक वाइल्ड टाइप तो हमने बोला कि भाई एंसेस्टर्स में थे हमारे। अब हम एक जीन को बोल रहे हैं म्यूटेटेड, तो म्यूटेटेड जीन कहाँ से आए, म्यूटेशंस हुआ होगा, म्यूटेशंस की वजह से म्यूटेटेड जीन आए। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटेशंस कैसे हो जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस होता क्या है बेसिकली। तो किसकी वजह से जीन्स में चेंजेस आए, ये ब्राउन बॉडी वाले थे, रेड आई कलर के थे, अचानक से येलो बॉडी और वाइट आई वाले कैसे बन गए, हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेटेड है। तो म्यूटेशंस हुआ कैसे, म्यूटेशंस में होता क्या है, ठीक है, तो ये हमें अब नेक्स्ट पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे म्यूटेशंस, और हमें कवर करना है म्यूटेशंस के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड एक छोटा सा पोर्शन है पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है, तो वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। ये क्लास में हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है, ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ते रहो, ठीक है, बाय।